Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5. Last time हमने chapter start किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन. ओके, तो जिसमें हमने स्टैंडर्ड यूनिट कर लिए थे. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ. किस तरीके से आप बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सही तरीके से लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपने ड्राइंग्स में, मैथ्स में देखा होगा. तो किस तरीके से करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. For measuring any length, we need a appropriate scale. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use a 15 centimeter scale. Similarly, if the height of a room to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape. तो देखो, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपने मेज़र करना है तो आपको अच्छे तरीके से उसको मतलब मेज़र करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए. अगर आपने कोई छोटी चीज़ मेज़र करनी है, जैसे पेंसिल मेज़र करनी है, तो आपको पता है कि पेंसिल जो है कितनी होती है ना, तो उसको मेज़र करने के आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक रूम का मेज़रमेंट चाहते हैं तो क्या स्केल से हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो आपको जो है उसके लिए एक मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो पेंसिल को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे और रूम को मेज़र करने के लिए आप मीटर स्केल का यूज़ करेंगे. ओके, एंड यू कांट डायरेक्टली मेज़र द गर्थ ऑफ द ट्री और द ट्री साइज ऑफ ए चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. अब देखो, आप डायरेक्टली किसी ट्री की मोटाई नापना चाहते हो या फिर अपनी चेस्ट की जो है साइज़ नापना चाहते हो, तो उसको आप मीटर स्केल से नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मीटर स्केल से थोड़ा ना होगा. मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना. तो अगर आपकी चेस्ट का अगर आप मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंची टेप का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज द टेलर टेप इज़ मोर सुटेबल. तो टेलर जो टेप होती है ना, उसको बोलते हैं इंची टेप. इंची टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जो मेजरमेंट होती है इंचज़ में दी होती है. ओके, वाइल मेजरिंग द लेंथ वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ सम पॉइंट. जब भी हम मेज़र करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है. व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल. सबसे पहले सही तरीका क्या है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए. आप जो स्केल है उसको कैसे रखोगे. द प्लेस द स्केल इन करेक्ट विद ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द लेंथ एंड शोन इन फिगर. तो जैसे इसमें दिखाया गया है ना, वैसे. तो ये करेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट वे है. जैसे मान लो आपके पास कोई पेपर है, उस पेपर को आप मेज़र करना चाहते हैं तो आपको स्केल बिल्कुल इस तरीके से रखना है. मतलब ऊपर नीचे आपका जो डिस्टेंस है ना, वो ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए. जैसे यहाँ पर एक सिमेट्री में रखा हुआ है, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है. ठीक है, तो इस तरीके से रखना है. अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपका डाउन जा रहा है, यहाँ पर अप जा रहा है, तो ये गलत वे है. इस तरीके से आपकी जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगी, इस तरीके से सही आती है. ओके, तो ये है स्केल को प्लेस करने का करेक्ट वे. व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल. तो अगर आप देखना है, मतलब अगर आपने स्केल रख दिया, ठीक है, तो आपने देखना कैसे है. ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो गलत दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो गलत दिखेगा. तो आपको किस तरीके से देखना है वो भी बताया गया है इसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय aligning it with the scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil. तो अगर आप स्केल के ऊपर देखते हैं, पेंसिल को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो कैसे देखोगे आप. तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3 मेथड दिए, फर्स्ट ABC. अब देखो, इनको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा सही है. अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या ये सही है, यहाँ से देखोगे क्या ये सही है, या यहाँ से देखोगे तो कौन सा सही है. तो इसमें जो है करेक्ट वे है यहाँ से, जो बिल्कुल सीधे से आपने इसको देखना है. ठीक है, क्योंकि जैसे आप आगे पीछे से देखते हैं तो आपकी मेजरमेंट जो है वो गलत आएगी. हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन. अगर मान लो आपके पास स्केल है पर वो टूटा हुआ है, ठीक है, एक साइड से टूटा हुआ है, तो उसको कैसे आप मेज़र करोगे. If the end of the scale are broken or zero marking is not clear, it can be still be used to measurement. With such a scale, use any other full marks of the scale, say 1.0 सेंटीमीटर. तो देखो, यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर टूटा हुआ है ना, तो अब हम इसको स्किप कर देंगे. तो हमने 1 पे रखा और 1 से हम मेज़र कर रहे हैं, तो 1 को हमने क्या करना है, 0 काउंट करना है. तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ आप काउंट कर रहे हो 10.5 आ रहा है, तो इसको 1 लेस कर देना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है मेज़र कर सकते हैं. देन यू मस्ट बी सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड. फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर 5.6 the reading at one end is 1.0 centimeter, at another end is 10.4 centimeter, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. therefore the length of object is
10.4 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर दैट इज़ 9.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था करेक्ट वे किस तरीके से आपने स्केल को प्लेस करना है और कैसे मेजरमेंट लेनी है। ओके, नाउ हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर द लेंथ दे यूज द स्केल विद अ रेज मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय द टचिंग दैम। अब कोई विजुअली चैलेंज्ड है, ठीक है, विजुअली चैलेंज मतलब जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, कोई इम्पेयरमेंट है उनकी आइज़ में, तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए जो स्केल होता है वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है, तो वो उसको टच करके कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई डिज़ाइन बना होता है, वुड के ऊपर कोई डिज़ाइन बना होता है, तो आप उसको टच करके बता सकते हैं कि इस पर कैसा डिज़ाइन बना होता है ना। उकोएरा होता है एक तरीके, क्रेव किया होता है, उसमें खुदाई की होती है एक तरीके से। तो वैसे ही ये जो स्केल है इसमें जो मार्क्स होते हैं वो भी वैसे ही क्रेव किए होते हैं, तो वो उसको टच करके बता सकते हैं कि कौन सा मेज़रमेंट कितना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5.1 लेट अस मेज़र। तो अब देखो मेज़रमेंट करने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं एंड सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू सच एज कॉम्ब, अ पेन, पेंसिल एंड इरेजर टू मेज़र दिस लेंथ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉम्ब लेनी है, ठीक है, और दूसरा आपने पेन लेना है, फिर आपने पेंसिल लेनी है, ठीक है, और फिर आपने जो है क्या लेना है, इरेज़र लेना है। आप इन सब की जो लेंथ है उसको मेज़र करोगे किसकी हेल्प से? देखो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ना आपको 15 सेंटीमीटर से नीचे ही मिलेंगे, तो आप इसको स्केल से मेज़र कर सकते हो, मतलब सेंटीमीटर में आएगी इसकी लेंथ, तो आप इनको मेज़र करके यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट द राइट द यूनिट ऑल्सो। पर जब आप इसको लिखते हो ना, लेंथ लिखते हो, तो आप इसको यूनिट इसमें ज़रूर लिखनी है। अब हम इसमें स्केल की हेल्प से कर रहे हैं, तो स्केल कैसा होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे जो भी इसमें लेंथ आएगी उसको सेंटीमीटर में लिखोगे, तो सेंटीमीटर क्या है, उसकी यूनिट है। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज़ अ नंबर एंड अदर पार्ट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें दो पार्ट आएंगे, एक इसकी लेंथ आएगी, दूसरा उसका यूनिट आएगा। जैसे मान लो कॉम्ब है आपकी, तो कॉम्ब आपकी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 और सेंटीमीटर, 10 हो गया उसका नंबर और सेंटीमीटर हो गया उसका उसका यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है some of your friend in the class would have measured the length of the same object. Compare the length measured by you and that of your friend. Are the measured length the same or slightly different? If not the same, discuss the possible reason for the differences. अब देखो आपकी फ्रेंड है क्लास में, उन्होंने भी मेज़र किया किसी चीज़ को, ठीक है, आपने भी मेज़र किया। अगर आपकी जो मेज़रमेंट है डिफरेंट आ रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। वाई द सम लेंथ मेज़र डिवाइसेस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। और यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि जो मेजरिंग डिवाइसेस है वो फ्लेक्सिबल क्यों बनी होती है, फ्लेक्सिबल क्यों बनाई होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो कोई भी आप लेंथ को मेज़र करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो जो एक लेटर होता है वो कैपिटल होता है और सारे कैसे होते हैं, आपके लोअर केस होते हैं, मतलब स्मॉल लेटर होते हैं। दियर सिंबल किलोमीटर KM एंड MCM है ना, MM, दीज आर रिटन इन लोअर केस लेटर एंड नेवर फॉलोड बाय द एज फॉर द प्लूरल। तो इसमें कभी भी जैसे आप 1000 किलोमीटर हो गया, तो इसमें कभी भी नहीं बोलेंगे ऐसा कि 1000 किलोमीटर्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड नोट दैट द फुल स्टॉप इज़ नॉट बी रिटन आफ्टर द सिंबल। तो ये कुछ रूल्स हैं इसको लिखने के लिए, जब भी आप इसको लिखते हैं फुल स्टॉप इसमें नहीं लगाया जाता है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर मान लो सेंटेंस खत्म होता है तब लगाएंगे। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। पर जब भी आप जो है किसी नंबर और यूनिट को लिखते हैं तो बीच में स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा ना मैंने, तो 10 और सेंटीमीटर के बीच में स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके दिमाग में आता है कि फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि आपको कई बार राउंड चीज़ को मेज़र करना है, कई बार आपको स्ट्रेट चीज़ को मेज़र करना है, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसको एक्यूरेटली आप मेज़र कर सकें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हुआ था कि क्लासमेट के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट जो है साइज़ के क्यों है, मतलब डिफरेंट उसमें क्यों आ रही है रीडिंग। अब अगर आप घर में घर से लाए हैं कॉम्ब, तो किसी के घर में कुछ अलग कॉम्ब होगी, किसी के घर में कुछ अलग होगी, है ना, तो वो डिफरेंट साइज़ की आएंगी। ओके, एंड मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। अगर आपके पास कोई लाइन है कर्व्ड है, मान लो कोई रस्सी है आपके पास, है ना, वो कर्व्ड है, तो उसकी आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। अनीश एंड हिज फ्रेंड्स फिक्स द इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लेंथ ऑन द आर्चेस ऑफ द
वरांत वरांदा ऑफ दियर हाउस। तो जो बरामदे में लगाई होती है ना, इस तरीके से आर्च लगाई होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लाइट लगाई, तो उसके जो है लाइट को मेज़र कर रहे हैं। फॉर द सेलिब्रेशन एट होम हाउ वुड दे आर वी मेज़र द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट। अब जैसे दिवाली के टाइम में आप इस तरीके की लाइट लगाते होंगे, तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मीटर की आपको जो है यहाँ पे लाइट लगानी है, कितने मीटर की आप लाइट लाओगे, तो आपको मेज़र करना पड़ेगा उस तरीके, जिस तरीके का आपने डिज़ाइन लगाना है उतना आपको मेज़र करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ द कर्व लाइन मेजरमेंट कैन बी फिक्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर 5.8। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो जैसे जैसे आपकी कर्व लाइन जाती है वैसे वैसे आपने क्या करना है, उस टेप को रखते जाना है, ठीक है। द थ्रेड कैन बी देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। तो मीटर की स्केल से ही इसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं, अगर आप पूरे घर में लगा रहे हो तो मीटर स्केल से इसको मेज़र कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी लेंथ जा रही है उसके हिसाब से आपको मेजरिंग टेप को रखते जाना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग द पोजीशन। अब पोजीशन डिस्क्राइब करनी तो उसको कैसे करेंगे। One day, the teacher informed her student that she has planned education visit at nearby garden. She asked the student to reach there directly in the morning. Deepa and her friend start discussing whether the garden would be closer their school or farther. And Tasneem and Padma say that the garden would be closer, while the Deepa and Anish feel that the school would be closer, and the Hardeep think that both would be almost at the equal distance. अब देखो टीचर ने क्या किया, बच्चों को इन्फॉर्म किया कि आपने जो है एक एजुकेशनल विजिट के लिए गार्डन में आना है ना, कराते होंगे आपके भी टीचर्स। तो अब स्टूडेंट्स ने आपस में मतलब वो डायरेक्टली उनको बोला गया कि आपको जो है मॉर्निंग में आना है। और तो दीपा और उसके जो फ्रेंड है वो एक दूसरे से बात करने लग गए कि जो गार्डन है वो क्लोज़र है स्कूल से या दूर है, ठीक है, मतलब जैसे गार्डन होता है वो स्कूल से नज़दीक है या दूर है। तो तस्नीम और पद्मा वो बोलते हैं कि गार्डन जो है क्लोज़ है, जबकि दीपा और अनिश बोलते हैं कि वो क्लोज़र। दीपा एंड अनिश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोज़र। हरदीप थिंक दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट द, मतलब वो बोलते हैं कि वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अब देखो बस स्टैंड है, स्कूल है, दीपा हाउस है, अनिश हाउस है, हरदीप हाउस है, तो ये देखो अलग अलग है। अब स्कूल है ना, तो दीपा हाउस इसका हाउस इसके नज़दीक है, अनिश का थोड़ा दूर है सबसे ज़्यादा। अब गार्डन यहाँ पर है तो इसके घर से तो गार्डन नज़दीक होगा, स्कूल से गार्डन दूर है ना, बस स्टैंड स्कूल के पास है, तो डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तब ये क्या बोलते हैं, हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट। तो कौन सा सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है कि नज़दीक है, दूर है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब सारे अपने अपने तरीके से सही बोल रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने घरों से उसको मेज़र कर रहे हैं। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम दियर हाउसेज। तो सब अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं। अब टीचर ने तो उनको बोला कि आपने वहाँ जाना है, अब सब अपने अपने घर में बैठे हैं तो उस तरीके से वो सोच रहे हैं। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंसेज ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। तो अपने अपने घरों से वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि मेरे घर से नज़दीक है, एक और यहाँ पर है, इतने किलोमीटर दूर है, इतने दूर है। इफ़ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड बी थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्टिव पॉइंट से दैट बस स्टैंड एंड देयर ऑब्जर्वेशन वुड बी द सेम। अगर मान लो सबको ये बोला जाए कि आप बताइए बस स्टैंड से गार्डन कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, तब उनकी ऑब्जर्वेशन सेम आएगी। अदरवाइज़ उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ रही है, क्योंकि सबके जो हाउसेज हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर है। व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लो आप डिस्टेंस को किसी एक फिक्स पॉइंट से मेज़र करते हैं तो उसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट। A few days later, Hardeep tell his friend excitedly, "Let us all go to the playground. The sports teacher wants to help her to draw the lines with the चूना पाउडर, दैट इज़ द लाइमस्टोन। आपने देखा होगा चूना पाउडर के साथ आपकी कोई गेम होती है तो उसमें चूना पाउडर की लाइन लगाते हैं ना। एंड फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। कुछ दिनों के बाद ना जो हरदीप बोलती है उसकी फ्रेंड को, मतलब बड़े एक्साइटेड होकर के प्लेग्राउंड की तरफ चलते हैं, और स्पोर्ट्स टीचर चाहती है कि हम जो है चूना पाउडर की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करें, देते हैं ना बच्चों के लिए काम। पद्मा वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप। तो पद्मा क्या बोलती है कि हमें एक मेजरिंग टेप की ज़रूरत है, लंबे वाली। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। तो चलो स्पोर्ट्स रूम से इसको लेते हैं।
Deepa, let us first decide the point on the ground from which we will measure the distance. Start drawing the lines. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, उसको मेज़र करना। ओके, मतलब जो आपने फील्ड बनानी है उसको जहाँ से स्टार्ट करना है वो एक पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड ड्राइंग द लाइन लेट अस कॉल दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अभी बताया हमने, तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपने कोई ड्राइंग स्टार्ट करनी है, कोई भी मतलब आपने लेंथ मेज़र करनी है तो उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं तो मेजरिंग टेप की हेल्प से इस तरीके से इन्होंने मेज़र किया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा प्लेग्राउंड के ऊपर एक फील्ड बना दी और इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। तो रेफरेंस पॉइंट से जितनी ये लेंथ ले रहे हैं उतना ही उसके अपोजिट में भी लेंथ लेंगे और पैरेलल लेंगे, क्योंकि आपका जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में जो भी आपने फील्ड बनानी है आपको पता है कि वो पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल होता है, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। ओके, तो उसको इस तरीके से लिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वाज ट्रेवलिंग बाय अ बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली. She was eager to reach the Delhi and was reading the kilometer stone on the side of the road. On one of the kilometer stone, it was be written Delhi 70 kilometer. Further on the next kilometer stone, read Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicated that she was be getting closer to grandparents' house. This kilometer stone indicated the distance from the Delhi. Should Delhi is reference point in this situation. तो देखो, अब वो जा रही थी कहाँ, अपने दादी के घर। तो उसने देखा दादी कहाँ रहती है, दिल्ली में। दिल्ली से वो गांव की तरफ जा रही थी, तो उसने देखा कि वहाँ पर रोड के साथ साथ में जो है इस तरीके के पॉइंट लगे होते हैं ना, इस तरीके के स्टोन लगे होते हैं। तो उसने भी सबसे पहले देखा कि वहाँ पे लिखा था दिल्ली 70 किलोमीटर। उसके आगे 1 किलोमीटर के बाद जैसे उसने देखा कि वहाँ पे लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर। तो वो क्या शो करता है, वो बताता है कि जो ये जो आपका इसके ऊपर स्टोन के ऊपर जो लिखा हुआ है ये बताता है कि दिल्ली क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। दिल्ली को रेफरेंस में रख करके ये डिस्टेंस बताया गया। और जैसे जैसे वो उसके क्लोज जाती जाती है तो ये जो इनके ऊपर जो मार्किंग है वो कम होती जा रही है। ओके, वट डू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट, और ये किलोमीटर स्टोन क्या इंडिकेट करते हैं। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज बी गेटिंग क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, तो कैसे उसको पता चला कि ये उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द किलोमीटर स्टोन वर रिप्रेजेंट द दिल्ली एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो पोजीशन दी हुई है किलोमीटर स्टोन के ऊपर, तो ये बताते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसके रेफरेंस में इफ़ द kilometer stone reads Delhi 70 kilometer shown in figure, you can say that Delhi position of Padma in 70 kilometer from the Delhi. तो अगर मान लो पद्मा यहाँ से स्टार्ट करे तो आप बोलोगे कि दिल्ली से जो पद्मा का डिस्टेंस है दैट इज 70 किलोमीटर। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड 60 किलोमीटर पोजीशन ऑफ पद्मा 60 फ्रॉम द, अगर आप वो यहाँ पहुँचती है तो आप बोलोगे कि दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो पद्मा से 60 किलोमीटर है। ओके, does that means that the position of the Padma with respect to the reference point is changing with time? When the position of the object change with respect to the reference point, does it change when the object is moving? तो देखो यह ऑब्वियस है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो रेफरेंस पॉइंट है वो उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मूविंग है, ठीक है। तो तभी वो डिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, और ऑब्जेक्ट मूविंग है ना कि डिस्टेंस मूविंग है। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, तो इसके साथ आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है मूविंग थिंग्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।